नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोविड-19 के मामले कम हुए तो लॉकडाउन में ढील दी गई, पाबंदियां हटी तो लोग घूमने निकल पड़े। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफी गर्मी पड़ रही थी तो लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इतनी भीड़ वहां पर जमा हो गई कि कोविड प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ी। मनाली हो या शिमला, मसूरी हो या नैनीताल, हर हिल स्टेशन का एक जैसा ही हाल दिखाई दिया। ऐसी लापरवाही देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने हिल स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की और लापरवाही बरत रहे लोगों पर तंज कसा, या यूं कहा जाए उन्हें वार्निंग दी। पीएम ने कहा, यह सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म व्यापार कारोबार बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन हिल स्टेशंस में, मार्केट्स में इस तरह से बिना मास्क पहने भारी भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं है। कुछ लोग तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, सरासर गलत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार कब सुधरेंगे लोग और कब समझेंगे मामले की गंभीरता को। क्या तीसरी लहर को जानबूझकर लोग इनवाइट करना चाहते हैं? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। और ऐसे में सवाल खड़े होते हुए कि कोरोना पर पीएम मोदी को क्यों देनी पड़ी नसीहत? आखिर पीएम मोदी को खुद सामने आकर लोगों को क्यों समझाना पड़ा? ऐसी नौबत ही क्यों आई? लोग समझने को तैयार क्यों नहीं नजर आते हैं? एंजॉय करने वालों को क्यों नहीं है अपनी जान की परवाह? एंजॉय करने के लिए वो निकल तो पड़े हैं तमाम स्टेशंस पर, लेकिन बिना कोविड प्रोटोकॉल्स के क्या अपनी जान को वो जोखिम में नहीं डाल रहे? ऐसे में क्या उन लोगों को अपनी जान की कतई परवाह नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। हिल स्टेशंस पर क्यों उड़ी कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां? बहुत बड़ा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। भीड़ की लापरवाही क्या देश पर पड़ेगी भारी? क्योंकि तीसरी लहर देश में दस्तक देने को है। कई केसेस कोरोना प्लस वेरिएंट के मिल भी चुके हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आ भी चुके हैं, फिर भी लोग हैं कि मानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। गर्मी से राहत के लिए जान पर आफत क्यों? गर्मी से राहत के लिए आप हिल स्टेशन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि आप अपनी जान को आफत में डाल रहे हैं? क्या कोरोना का डर हो चुका है खत्म? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर थमी है, कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। क्या बेखौफ भीड़ बुला रही है तीसरी लहर को? यह भी बहुत बड़ा सवाल। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उपाध्याय जी आपका भी। राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है राहुल लाल जी आपका। डॉक्टर नरेश चावला नेशनल प्रेसिडेंट है IMA के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर सुधीर सिंह वरिष्ठ चिकित्सक है KGMU के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं विश्लेषण के साथ करना चाहूंगी। राहुल लाल जी आपके साथ करना चाहूंगी। ये जो तस्वीरें हमको तमाम स्टेशन से देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ कि लोग डर क्यों नहीं रहे हैं? लोगों को क्या ये लगने लगा है कि कोरोना अब खत्म हो गया है, या ये सोचने लगे लोग कि भैया इससे पहले तीसरी लहर आए, दोबारा से लॉकडाउन लगने की नौबत आ जाए, चलिए घुमाया जाए, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन लोग आखिरकार ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अपनी जान को वो आफत में डाल रहे हैं? अपनी नहीं, पूरे देश की जान को एक तरह से आफत में डाल रहे हैं कि पीएम मोदी को खुद सामने आना पड़ा, समझाना पड़ा, नसीहत देनी पड़ी, लताड़ना पड़ा।
देखिए, प्रधानमंत्री का ये नसीहत काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में, चूँकि हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक तरह से अभी जो दूसरी लहर आई थी, किस तरह से लोग जो है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, अस्पताल में बेड की कमी के कारण ये आई थी, और उसके कारण भी हम लोगों ने देखे थे कि भाई सेकेंड लहर क्यों आई थी। आप उस समय भी तमाम तरीके से पॉलिटिकल रैलीज हो रहे थे, अब तो सारे लोग हम लोग देख रहे थे, कुंभ का मेला चल रहा था, बड़े बड़े लोग अपने स्तर पर ध्यान नहीं रख रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियों ने भी ध्यान नहीं रखा, जनता ने भी ध्यान नहीं रखा। अब तो स्थिति यह है कि कम से कम हम लोग इस पूरे दौर से बाहर जा चुके हैं, बड़ी खुशी वाली स्थिति है। हाँ। लेकिन लोगों का ये लापरवाह रवैया सच में काफी गुस्सा दिलाने वाला है। ये चीज, जो तस्वीरें हम लोगों ने देखा कि लोग इतने अलग से किस्म के हो गए, लग रहा है कि वो कोरोना से पहले के दरमियान की कोई तस्वीर देख रहे हैं। हाँ। नैनीताल में या फिर जो है कि मनाली में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े हुए हैं, होटल में कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं है। एक तो हिल स्टेशन पे तो ये चीजें देख रहे हैं आप। अगर यहाँ पे भी, अगर दूसरे हिस्सों में भी देश में जहाँ जहाँ खोले जा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल मास्क का पालन कर रहे हैं, 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। दिल्ली में भी देखिए, अलग अलग मार्केट को फिर खोलने के बाद बंद कर देना पड़ रहा है। तो दिल्ली में भी ये स्थितियां आ रही हैं। अभी जनपद के मार्केट को देखिए बंद करना पड़ा, इसके पहले भी कई मार्केट को जो है कि सजा के तौर पर बंद करना पड़ रहा है। तो देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की जो जिम्मेवारी है उसके मामले पर सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछना भी चाहिए। लेकिन जनता अपनी जिम्मेवारी भूल जाए इस प्रकरण में, ये बड़ी दुखद चीज है। क्योंकि देखिए, कोरोना की लड़ाई जब तक जनता और सरकार दोनों आपस में मिलजुल के एक आपस में तालमेल बना के नहीं लड़ेंगे, तो ये लड़ाई अकेले सरकार नहीं लड़ सकती, ये लड़ाई अकेले जनता नहीं लड़ सकती। हम आप सबों की ये जिम्मेवारी बनती है कि अभी कोरोना कहीं खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का यह बयान भी काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए, कोरोना के वायरस में म्यूटेशंस होते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो अलग अलग जो पहले कोरोना था वो उतना खतरनाक नहीं था, म्यूटेशन के बाद जो अभी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, उसके फैलने की संभावना, उसकी भयावहता और भी ज्यादा है। तो सेकेंड वेव में जब हम लोगों ने खतरा देख लिया है, तो फिर अब इस तरह का लापरवाह रवैया क्यों? देखिए, अगर लोग अपने रोजगार के काम से कहीं पे जाते हैं, हाँ, शिल्पा जी, समझ में आता है कि रोजी रोटी का मामला है, तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह से मात्र घूमने फिरने के लिए अपने साथ साथ तमाम लोगों की जान को खतरे में डालना, ये समझ से परे है। कि आप आर्थिक कारणों से सरकार खोल रही है, वहां पे लोगों की मजबूरी होती है कि लोग जाते हैं रेहड़ी पटरी पे, लोग अपनी दुकान लगा रहे हैं, समझ में आता है कि वो नहीं लगाएंगे दुकान तो क्या करेंगे। लेकिन आप अपने लग्जरियस व्यवस्थाओं के कारण के नहीं, हम एंजॉय करने के लिए जाएंगे और कोरोना के नियमों की धज्जी उड़ाएंगे। ये तो तीसरी लहर को इन्वाइट करने जैसा है। चलिए ठीक है, मैं और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेश चावला। डॉक्टर नरेश, आपके पास आते हुए, कांवड़ जैसी महत्वपूर्ण यात्रा को रद्द करने का फैसला लेने पड़ा क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक है। तीसरी लहर अगर आ जाएगी तो क्या हश्र होने वाला है, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ एक लोग अब भी ऐसे हैं जो ना सुनने को तैयार, ना समझने को तैयार और ना मानने को तैयार। क्या किया जाना चाहिए सर ऐसे में? कैसे ऐसे लोगों को समझाया जाए? देश को तीसरी लहर के इस कुएं में जाने के लिए, इस खाई में जाने से कैसे बचाया जा सकता है? शिल्पा, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, आई एम नॉट द नेशनल प्रेसिडेंट, आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स। ओके सर, आई विल मेक इट करेक्ट। और दूसरा मैं आपको बता दूं, देखो ये चीज हमने एज ए डॉक्टर बहुत करीबी देखी है। दूसरी लहर का कहर हमने अपनी आंखों से दिल्ली शहर में देखा है। जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम शांत थे और मार्च में केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, हालांकि लेट रिस्पॉन्स होते होते जो अप्रैल के आखिर में और मई के बिगिनिंग में हमने देखा है। मेरे 40 साल के सार्वजनिक डॉक्टरी जीवन में मतलब कि जितनी मौतें देखी हैं और जितनी लोगों की बेबसी देखी है और जितनी लोगों के चेहरों पे आतंक देखा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसके बाद भी लोगों का रवैया बदला नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय भी है। और साथ साथ ये मत सोचिए कि उस इंसान की गलती है। एक इंसान की गलती से जब दूसरा कष्ट पाता है तो वो गलती उसकी नहीं बल्कि पूरे समाज की गलती हो जाती है। तो मेरा इतना ही कहना होगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी सख्ती जरूर बरतनी पड़ेगी। अब हमें नहीं मालूम, देखिए शिल्पा, सच्चाई है कि हमारे लोग के 39 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। शायद थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आ चुकी होगी, शायद थोड़ा बहुत नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, इम्यूनिटी आ चुकी होगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों का मतलब ये कतई नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। देखो, मेरे हिसाब से द गवर्नमेंट शुड परमिट ओनली द एसेंशियल एक्टिविटी। व्हाट इज एसेंशियल एक्टिविटी? दैट मीन्स जॉब पे जरूर जाएं, रोजमर्रा का सामान खरीदना है वो जरूर खरीदें, कुछ दुकानें खुलनी चाहिए वो जरूर खरीदें। लेकिन जहां तक तफरी की बात आ जाती है,
तफरी शुड बी टोटली डिसअलाउड एट ऑल लेवल्स। तो मेरे विचार में इससे पहले कि थोड़ा सा पहले नुकसान हो जाए और फिर गवर्नमेंट सख्ती करे, मेरे हिसाब से एट ऑल लेवल्स सारे राज्यों में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में, और जहां केसेस थोड़े ज्यादा अभी से भी हो रहे हैं, डोंट माइंड, अभी भी अराउंड 35-40,000 केसेस अभी भी हो रहे हैं, चाहे ये दूसरी लहर के हैं या तीसरी लहर की तैयारी है। तो थोड़ा सा सख्ती की जाएगी तो इससे हमारे देश की जनता बच सकेगी। लेकिन लोगों को मेरा एक ही आह्वान है कि जैसे कई देशों ने इसको अपनी जीवन शैली बना लिया है इस किस्म की, क्योंकि मेरे विचार में अभी कोरोना का जो प्रचंड है वो शायद कुछ महीने या एक आधा साल चल सकता है। तो तब तक अगर लोग थोड़ी शांति रखेंगे तो इकोनॉमिकली भी हमें नुकसान नहीं होगा, और जो जान और माल का नुकसान है और जो दहशत दूसरी लहर में थी, हम उससे भी बच सकते हैं। तो मेरे आपके चैनल से मेरे लोगों को एक ही आग्रह है, भाई थोड़ा समझ जाओ, कैंपटी फॉल्स पे जाके नहाना कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप अपने घर पे भी नहा सकते हो, और थोड़ा सा गवर्नमेंट भी थोड़ा सख्ती कर दे। और प्लस जहां तक कावड़ की बात आपने की, इन माई ओपिनियन ऑल रिलीजियस गैदरिंग्स, तो हम ये नहीं कि हम किसी की भावना को ठोस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन जान बचाना और सब जान की हिफाजत करना हम सबका एक कंबाइंड उद्देश्य है। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 10 लाख डॉक्टर्स जो पूरे कोरोना वायरस के तहत तैयार रहते हैं, जब उनको पता चलता है हम तो अच्छा कर रहे हैं और लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है। तो हम सबको मिलके, देश की सरकार, राज्यों की सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और हम सब जन लोग अगर मिलके ऐसा करेंगे तो शायद तीसरी लहर से हम बच सकते हैं। कुल मिलाकर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि किसी एक से नहीं, तमाम लोगों को अपना अपना सहयोग इस जंग में देना होगा। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करना होगा, तभी संभव हो पाएगा, तभी जीत की तरफ हम बढ़ पाएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए, डॉक्टर सुधीर सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक है केजीएमयू के। डॉक्टर सुधीर, हिल स्टेशन से ऐसी तस्वीरें देखकर आपके जहन में क्या आता है? कितना डराता है वो मंजर जो हमने दूसरी लहर के समय देखा, और तीसरी लहर के केसेस, ये यूं कहा जाए, जिस तरह से डॉक्टर नरेश चावला ने भी कहा कि 35 से 40 हजार के केसेस अब भी आ रहे हैं सामने। क्या कहा जाए फिर, कैसे थामा जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए? क्या लगता है सर आपको, और डॉक्टर्स इससे कितने चिंतित? देखिए, सबसे पहले तो हम बता देंगे कि हमारी किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। तो जो हमारे डर की भी थी, डर की भी एक सीमा थी, उस सीमा को हम लगभग देख चुके हैं। और जहाँ तक कि अभी मैं तैयारियों पे तो बाद में आऊँगा, सबसे पहले आप सभी को एक मानसिकता को समझना पड़ेगा। वो मानसिकता सबकी स्वार्थ की होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्र के प्रति उद्देश्य, समाज के प्रति उद्देश्य, प्रदेश के प्रति उद्देश्य लोगों के मन में बाद में आते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। अभी जितने भी लोग हैं वो सबके सब इतनी शॉर्ट मेमोरी लिए हुए हैं, इतनी हमारी सबकी इतनी छोटी मेमोरी है कि अभी इतनी भयावह और त्रासदी से हम लोग गुजरे हैं, परंतु उसके बाद में जो व्यक्ति के अंदर जो स्वार्थ, एकदम से जो उसका स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है, वह सोच रहा है कि समाज में या दूसरी लहर में जिसके साथ जो हुआ है वो हुआ है, मैं बच गया हूँ, मैं अपने सभी मनोरंजन को सभी के उद्देश्यों से ऊपर रखता हूँ, और उनका ये स्वार्थ ही हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। परंतु यह एक मनोवृत्ति है, यह होता है। इस मनोवृत्ति को दूर करने का केवल और केवल अंकुश लगाए जाते हैं इस प्रकार की मनोवृत्ति के लिए। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्तर की जिम्मेदारी ले ले, इतनी मेच्योर सोसाइटी की उम्मीद मुझे किसी से नहीं है, बिल्कुल भी, कि कोई व्यक्ति अपनी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी समझेंगे, देश के हित के लिए समझेंगे, हमारे समाज के हित के लिए समझेंगे। तो ऐसी बिल्कुल झूठी भावना मुझे कम से कम इस प्रकार के जो माहौल जो चल रहा है इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती कि लोगों के अंदर इस प्रकार की कोई भी किसी भी तरीके की जिम्मेदारी है। क्योंकि जिम्मेदारी की बात होती तो निश्चित रूप से वो पहली और दूसरी लहर में दिख चुकी होती। अब हम आते हैं इसकी तैयारियों पे, तो निश्चित रूप से हमारी तैयारियां अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हमें जिस प्रकार से सरकारी आदेश मिलते हैं, पिछली बार जब सबसे पहली लहर आई तो हम लोगों को 500 बेड का अस्पताल बनाने के लिए कहा गया, उसको हमने पूरा किया। अगली लहर आई तो हमें 1000 बेड का अस्पताल बनाने के लिए कहा गया, उसको भी हमने पूरा किया। लोगों की सभी अपेक्षाओं पे खरा उतरे, चाहे वो लाखों टेस्ट की बातें हों, 22 लाख से ज़्यादा हम लोग टेस्ट कर चुके हैं,
और चाहे वो म्यूकरमाइकोसिस या कोविड के पेशेंट की बात हो। लेकिन सर ये भी हमारी तो सबने अपनी देखा कि तैयारियां दूसरी लहर पूरी के हैं। समय प्रकोप और इतना जहाँ तक जबरदस्त यदि था सो- कि तमाम यदि- व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई दी थी। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। शिल्पा जी उसके बाद भी तो आप उस शिल्पा जी उसके बाद भी लोगों का रवैया आप देख रहे हैं ना। हाँ। आप स्वयं दिखा रही यही हैं, चिंता की बात हिल है। स्टेशन की तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों की मौज मस्ती दिखा रही है हाँ। ना। नहीं चिंता Exactly. चिंता तो उसकी लिए करे ना जो व्यक्ति अपने लिए चिंता करने के लिए तैयार हो। यहाँ तो ये है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, दूसरे के साथ जो होना है होए, उसकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो यह रवैया अगर किसी का होगा वहां पे किस प्रकार से आपदा को रोकेंगे। हाँ। अब जो बात आ रही थी एक थोड़ा सुझाव अलग हटके है। हाँ। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हॉस्पिटलिटी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काफी नुकसान है। उनको पिछले 1.5-2 साल से लगातार लोगों के होटल तमाम तरीके के उद्योग धंधे बंद हैं। उनको इस समय एक खोलने का मौका मिला जिसको उन्होंने एनकैश करना शुरू किया, लुभावनी योजनाएं दे रहे हैं, लोगों का आना जाना है। हम लोग जबकि ट्रीटमेंट पे इतना खर्च कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशंस पर इतना खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल प्रकार की फिर जो वही आ इंडस्ट्री जाता है है, कि कहीं ये इनको लालच देश समझाया को ना ले जाए। डूबे। हम चलिए तो- ठीक है, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे तो साथ लगातार मौजूद है। हाँ, डॉक्टर सुधीर, लौटूंगी आपके पास। अंकुश नीति के लिए ठीक है सर। ओके। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में इस तरह का रवैया, ये इस तरह की स्वार्थ भरी मानसिकता तीसरी लहर को इनवाइट करती हुई देश पर भारी पड़ने वाली है, अगर अब भी लोग नहीं समझे तो? और एक विपक्ष के तौर पर आप इस स्टेज पर आकर किस तरह से अपना रोल निभाएंगे सर? कैसे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे सर? परिस्थिति देश में बनी हुई है और जिस तरह दूसरी लहर में लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और जिस तरह त्राहिमाम पूरे देश में मचा रहा है, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सबके लिए ये सोचने का वक्त है कि अब तीसरी लहर की यदि ऐसी कोई संभावना दिखती है तो हम उससे कैसे बचे। इस तरह जिस तरह लापरवाहियां हो रही हैं, निश्चित तौर पे वो नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में। प्रधानमंत्री जी का भी जो आज उपदेश है, मैं उपदेश इसलिए कह रहा हूँ कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। प्रधानमंत्री जी दूसरी लहर का जब शुरुआत हुई थी उससे पहले सबने देखा था कि कैसे उन्होंने लाखों लोगों की रैलियां की थी और स्वयं उसमें भागीदार बनते रहे थे। और कहीं न कहीं जब वो रैलियों के बाद लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि आपने जो है इस तरह की रैलियों के कारण ही जो है दूसरी लहर पनपने का मौका मिला, उन्होंने कभी आज तक स्वीकारोक्ति नहीं की। तो हमें मेरा कहना है कि उपदेश आप जरूर दें लेकिन स्वयं पे भी उस पर लागू करें। 2 बातें, जो लोग वहाँ जा रहे हैं टूरिज्म करने और स्वांतः सुखाए और मैंने तत्कालिक सुख के लिए, वो बहुत कम संख्या में। हमारे आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो आज भी घरों में है, एसओपी का पालन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सरकार की जो चीजें हैं, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, बाकी चीजों उसको पूरा किया जाए। जो कुछ लोग जा रहे हैं उस पे, लेकिन सर आशंका इस बात की भी है ना, जो आपने बात कही, यही कुछ लोग जब हिल स्टेशन से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे तो संक्रमण की चेन सोचिए कहां से कहां पहुंच जाएगी। उसी का मैं बात कर रहा हूँ कि जिन राज्यों में ये चीजें हो रही है, चाहे वो मसूरी है, चाहे शिमला है, इन राज्यों के राज्य सरकारों का ये ड्यूटी बनता है ये कहने में और करने में, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये क्यों ऐसी भीड़ उन्हीं राज्यों में उभर रही है? भाजपा के राज्य है दोनों। प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए, रादर की भाषण सुनाने से, लोगों को ज्ञान देने से कि भैया आप रोको, क्यों ऐसा हो रहा है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से सरेआम धज्जियां उड़ी है एसओपी की, और उसमें भाजपा के ही ज्यादातर लोग इसमें संलिप्त रहे हैं और राज्य सरकार लगातार देखा, आपने भी दिखाया किस तरह की गतिविधि हुई। ऐसे चीजों को रोक लगानी चाहिए। आप बोलिए जरूर, लोगों को जागरूक जरूर कीजिए। हम चाहते हैं कि आवश्यक जो चीजें हैं, मजबूरी है, जैसे जीविका पार्जन के लिए बहुत सारे लोगों की मजबूरियां चल रही है, उनको भी एसओपी पालन करना चाहिए। लेकिन अनावश्यक कोई भी लोग जो जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए राज्य सरकार को अधिकृत होना चाहिए। ये सिर्फ कहने और करने की बात नहीं है, क्योंकि लोगों के जीवन का प्रश्न है। कल को यदि ये महामारी बढ़ती है, बिल्कुल तो हमारे साथ जुड़े हुए सकती है बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। शर्मा जी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कथनी करनी में अंतर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों की जान का सवाल है। सख्ती कैसे बढ़ती जाएगी सर? कैसे इस भीड़ को रोका जाएगा? क्या प्लान है आप लोगों के पास?
जानन आंगन टेढ़ा। कांग्रेस का वही हाल है, ये हमेशा से बीजेपी की बुराई करते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं, खुद से तो कुछ करते नहीं। हमें सबको पता है आज महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खराब है, केरल की स्थिति सबसे खराब है। केरल से राहुल गांधी जी आते हैं, केरल से इनके सबसे ज्यादा एमपी आते हैं। महाराष्ट्र में इनकी अपनी सरकार चल रही है, वहाँ पे स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहाँ पे ये कुछ कर नहीं पाते। अरे राजस्थान में भी तो वहाँ पे भी तो भीड़ इकट्ठी हो रही है। भीड़ इकट्ठी होने के दूसरे कारण है, इसमें मैं उसी प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। भीड़ इकट्ठी होने के कारण हमारे डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और हम सबको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। और उस पे पीएम साहब ने जैसे ही देखा, उन्होंने सीधा सीधा इंटरवेंशन के लिए राज्य सरकारों को बोला और मेरे को ऐसा लगता है कि अब वो भीड़ आगे आने वाले समय में नहीं इकट्ठी होगी, जो होना था वो हो गया। और उसमें लोगों को भी ध्यान में रखना था और लोगों की भी प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा, जो मानसिक रूप से, क्योंकि बहुत दिन से वो घर में बंद थे, तो इसलिए उनको लगा कि मौका मिल गया, अनलॉक हो गया, हम जा सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता था कि इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो घटना है वो रिपीट ना हो, क्योंकि थर्ड वेव जिस तरीके से हमारे मेडिकल एक्सपर्टाइज कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है या आ सकती है या आ चुकी है, क्योंकि अभी भी 35 से 40 हजार केसेस अभी डेली रिपोर्टेड हो रहे हैं। रही बात दूसरी तरफ सरकार की तैयारियों की, सरकार की तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रही हैं, तैयारियां रुकी नहीं है। आपको बता दूं, देश के सभी जिलों में हम लोगों ने एडिशनल वहाँ पे बेड की व्यवस्था की है। ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए, 2-2, 3-3 ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में लग चुके हैं। बच्चों के लिए अलग से 20,000 बेडों की व्यवस्था की जा रही है। अलग से एडिशनल 23,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है कि थर्ड लेयर को हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फेस करें। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा छोटा सा प्रश्न ये कि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर सख्ती या पाबंदियां हटती ही नहीं तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। आप एक एक व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि हिल स्टेशंस पर जाकर एंजॉय मत कीजिए, ये सही समय नहीं है? ये तो संभव नहीं है ना सर। इसलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इस तरह से लोगों को नसीहत देने की बजाय, समझाने की बजाय, आपको अपने पार्ट पर पहले ही ऐसा एक्शन कोई ले लेना चाहिए था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को तो कुछ पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको तो सिर्फ बुराई करनी है। अनलॉक का प्रोसीजर टेक्निकल और मेडिकल जो हमारे स्टाफ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे डिस्कस करके लिया जा रहा है और फेसेज में लिया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई रात फेसेज में लिया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात हम लोगों ने पूरे देश को अनलॉक कर दिया हो। फेसेज मैनर में हो रहा है और जहाँ पे हिल स्टेशन है वहाँ पे भी अपने रूल और रेगुलेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन लोगों की हो सके ये प्रैक्टिकल है। आप इसमें इस तरीके से ना सोचें कि एकाएक लोगों को बुलाया गया और इकट्ठे हो गए। लोग बहुत समय से घरों में बैठे हुए हैं और क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि दूर से लोग जाते हैं, बल्कि चंडीगढ़, हरियाणा जो आसपास के लोग हैं वो भी शिमला और मनाली क्योंकि दूर नहीं है, वहाँ पे लोग पहुंच जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहाँ के स्टाफ को दे दी गई है कि कितने लोगों को वहाँ पे परमिट करना है, कितने लोगों को परमिट नहीं करना, भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना। हमें पता है कि राजस्थान में भी अम्बेर के किले पे किस तरीके से वीकेंड में लोगों की भीड़ थी और वहाँ पे एक दुखद घटना भी होती है। वहाँ पे जो आसमानी बिजली गिरती है उससे बहुत सारे हमारे भाई बहन मारे जाते हैं। वो क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अम्बेर के किले पे भीड़ थी, मौसम अच्छा था, लोग घरों से निकल के घूमने के लिए निकले और ये हर जगह देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि थर्ड वेव आने वाली है और अभी 100% वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, तो हम लोग को सावधानी बरतनी है। सरकार की तैयारियां बहुत अच्छी हैं, हम लोग फर्स्ट और सेकंड वेव से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, बेटर प्रिपेयर्ड है, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन हमें अननेसेसरी बीमारी को इन्वाइट नहीं करना, हमको साथ में मिलके और जो कोविड के रूल और रेगुलेशंस हैं, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, उनको मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये इस तरीके का जो भीड़ का जो एटीट्यूड है वो सिर्फ भारत में या विदेशों में भी देखिए। इंग्लैंड में क्या हुआ है, वहाँ पे यूरो कप मैच में इस तरीके की भीड़ थी जैसे वहाँ पे कुंभ का मेला लगा हो, लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग थे जो टिकट। यही तो गलतियां हो जाती है ना सर, और उसके बाद फिर पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है कुछ एक लोगों की वजह से। ठीक है, राहुल लाल जी आपके पास आते हुए, अब भाई सरकार का तर्क है कि अनलॉक भी तो किया जाना जरूरी था, अब अनलॉक भी करना है, इस तरह की भीड़ भी एकत्रित नहीं होने देनी है, कह रहे हैं कि हमारी तैयारी तो पूरी है। क्या लगता है फिर क्या कुछ और किया जा सकता है? क्या सुझाव आप देना चाहेंगे या किन विकल्पों पर आगे काम हो सकता है कि वहां पर व्यापारियों का जो व्यापार है वो भी बचाया जा सके और इस तरह की भीड़ की वजह से देश में तीसरी लहर को आने से भी रोका जा सके? क्या कुछ हो सकता है? पूरा का पूरा हमारा पर्यटन उद्योग है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इसमें कोई नो डाउट। बिल्कुल, सरकार ने उसके लिए अगर खोला है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्यटन को क्षेत्र को बंद कर दीजिए। हाँ। मुख्य सारे लोग हम लोग इस बात से सहमत हैं कि भी जाना चाहिए, लेकिन एसओपी का पालन होना चाहिए कि आप वहां पे भी जा रहे हैं तो होटलों में कितनी संख्या में लोग रहे, सरकार ने उसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो उन गाइडलाइनों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कह देना कि नहीं वहां पे तो बिल्कुल लोकल लोग पहुंच रहे हैं और वो अचानक से पहुंच गए,
दिल्ली एनसीआर के काफी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। आप सोशल मीडिया कहीं पे आप देख लीजिए, हर तरफ जो है कि वो बिल्कुल छाया हुआ था, वो तस्वीरें छाई हुई थी। तो आज के जमाने आप ये भी नहीं कह सकते कि अचानक से लोग पहुंच गए, पता नहीं चल रहा है। अब तो लोग कहीं जाते हैं तो बिल्कुल शोरगुल मचा के जाते हैं, सोशल मीडिया में चीजें ट्रेंड कर रही होती हैं। तो वो हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से क्या चीजें हो रही थी और स्थानीय प्रशासन से गड़बड़ियां हुई हैं। अगर वो इस घटना से सीख लेते हैं तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए आप अनंत काल तक देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकते, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ। लेकिन ये बात भी तय कि बहुत सारे लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये तो एक सुरक्षा चक्र है। सुरक्षा चक्र में एक छोटी भी चूक अगर कहीं से हो गई तो फिर आपकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो जाती है। तो कोरोना की लड़ाई उसी रूप में हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी असावधानी होती है तो वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। दूसरी चीज की देखिए, वैक्सीनेशन के मामले पे भी चर्चा हो रही है, क्या इम्यूनिटी बनी, आई नहीं आई। देखिए वैक्सीनेशन को लेकर जो सरकार कह रही है कि इस साल तक आखिरी तक में हम लोग पूरा का पूरा वैक्सीनेशन कर लेंगे, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश जगहों पे सेंटर्स पे, दिल्ली में जो है कि वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी के कारण बंद हो रहे हैं। कम से कम 80 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेशन होना चाहिए था देश में। तो हम लोग उस मोर्चे पे भी हमारी गति 40 लाख के आसपास पर डे हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उड़ीसा से भी जो खबरें आ रही हैं, वहां के भी बहुत सारे जिलों में जो है कि वैक्सीन की कमी के कारण बंद हो रहा है। तो देखिए दोनों तरफ से सरकार का जो वैक्सीनेशन की गति थी, जो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था, अभी तक वो उस गति से नहीं चल रही। उसके ऊपर हम लोगों ने कई डिबेट में भाग भी लिया है। और जनता भी काम पूरा नहीं कर रही है। तब आप बताइए कितनी दुखद स्थिति है। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखा था, अब मैं कुंभ का भी उदाहरण मैंने दिया था। अब बताइए, मैं तो अभी इसी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, चुनाव आयोग से भी मांग करूंगा कि देश के सबसे बड़े राज्य में अब चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, वहां पे चुनाव प्रचार में बंगाल जैसी गड़बड़ियां नहीं हो। प्रधानमंत्री को भी आश्वासन देना चाहिए, वो सभी पार्टियों से कहें सर्वदलीय बैठक भी बुलाएं, और चुनाव आयोग भी बिल्कुल कि एसओपी का पालन हर पार्टी को करना पड़ेगा। ना हो तो आप जो है कि वो टीवी चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन आप रैलियों को, कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात की भी आशंका की तीसरी लहर के बीच चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश। चलिए ये डर सभी के मन में। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ बने रहे। यहाँ पर मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यही करेंगे जानने की कोशिश की जो लोग हिल स्टेशन पर पहुंच रहे हैं एंजॉय करने के लिए, ये इतने बेखौफ हो क्यों रहे हैं, तीसरी लहर को बुलाने पर आमादा क्यों नजर आ रही हैं, इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, और कैसे समझ आखिर आ पाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर, और एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना पर पीएम को नसीहत क्यों देनी पड़ी, एंजॉय करने वालों को जान की परवाह क्यों नहीं है, हिल स्टेशन पर आखिरकार कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ी क्यों है, भीड़ की लापरवाही क्या देश पर पड़ेगी भारी। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कर रही कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए खेमचंद शर्मा जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की सबसे ज्यादा बनती है। ऐसे में आपने कहा कि आपकी तैयारियां भी है, आपकी कोशिशें भी लगातार जारी है कि अगर तीसरी लहर आ जाती है तो उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन तीसरी लहर को आने से रोकने को लेकर क्या पुख्ता तैयारियां, किस पुख्ता रणनीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, जरा एक बार देश के लोगों को बता दीजिए। और जरा यह भी बता दीजिए कि आज पीएम मोदी को नसीहत देने की नौबत क्यों आई, लोगों को जरा समझा दीजिए। और पीएम की लोग सभी सुनते हैं, तो उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि हम कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, क्योंकि अभी कोविड की बीमारी हमारे देश में है, वो गई नहीं है, और अभी भी बहुत सारी जगह पे हॉटस्पॉट है और काफी सारे केसेज आ रहे हैं। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा, आपने देखा आदरणीय पीएम ने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात करी और डिटेल में बात करी, क्योंकि इस समय नॉर्थ ईस्ट में हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहाँ पे काफी संख्या में, या आप कह सकते हो काफी संख्या में, या आप कह सकते हो काफी परसेंटेज में केसेज बढ़ रहे हैं। वहाँ पे सीएम के साथ चर्चा करके उन्होंने जो भी सपोर्ट चाहिए उस पर बात करी और कहा कि इस समय टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट और उसके साथ वैक्सीनेशन पे जोर देना है, ताकि जल्द से जल्द हम अपने लोगों को बचा सकें, और जो वहाँ पे बढ़ रहा है कोविड, वहाँ पे उसको कम किया जा सके, उसको ट्रेस किया जा सके, और जो भी सपोर्ट चाहिए उनको वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर 360 डिग्री पे, मतलब हर फ्रंट पे तेजी से काम कर रहे हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, राहुल भाई ने कही, राहुल भाई लगभग 40 करोड़ के आसपास, 39.5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन अभी स्टेट्स को दे दी गई है। 1,90,00,000 के आसपास स्टेट्स के पास अभी वैक्सीन अवेलेबल है, और 37.5 करोड़ के आसपास लग चुकी है। ग्रेजुअली प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, काफी तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। स्पुतनिक वी जो है वो भी मार्केट में आ चुकी है, और यूएस की एक वैक्सीन भी मार्केट में आ चुकी है। उनका भी जो इम्पोर्ट है अपने हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि
अभी डिमांड हर जगह पूरे विश्व में है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन का जो रोड मैप है वो हम ट्रैक पे हैं और मेरे को पूरा भरोसा है कि अगस्त और सितंबर तक हमारा जो लक्ष्य है कि 80 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन हम डेली लगाएंगे, तो वो हम लगा के दिखाएंगे। ठीक है, आपके इस दावे की हकीकत जानने के लिए डॉक्टर नरेश चावला का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर नरेश चावला, आप बताइए जरा, वैक्सीनेशन की रफ्तार की हकीकत क्या है और जो दावा यहाँ पर शर्मा जी की तरफ से किया गया वो किस हद तक सही नजर आ रहा है? कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि जनता फॉलो नहीं कर रही है और कोई हथियार है तो वैक्सीनेशन है। जो हमारा टारगेट है वो 31 दिसंबर तक 94 करोड़ अडल्ट्स यानी कि 18 प्लस और लोगों को लगाना है। उस हिसाब से अभी तक हम 39 करोड़ को हम लगा चुके हैं। दैट मींस हमारा टारगेट डेली का कम से कम 70-80 से 1 करोड़ तक का हमारा टारगेट पर डे होना चाहिए। उस हिसाब से 3 वैक्सीन हमारे पास हैं, 4 वैक्सीन और आने वाली हैं। उस हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि तेजी से तो कम चल ही रहा है, लेकिन हमें इसको ऑगमेंट भी करना पड़ेगा, प्रॉपर भी करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स सुधारनी पड़ेगी, जहां जहां शॉर्टेज होती है वहां भी चाहिए। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है उससे भी लड़ना पड़ेगा। कुल मिला के ये हमारी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम जबकि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, कि हमारे देश में सबसे बड़ा काम इस टाइम ये होना चाहिए वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। तो उस हिसाब से हमें हर काम को थोड़ा बढ़ावा देने की बात है। इसी तहत मैं एक बात और कह दूं, जब बात आती है अनलॉक कर दिया गया है, इट इज नॉट दैट कि अनलॉक वाज नॉट रिक्वायर्ड, अनलॉक वाज वेरी वेल रिक्वायर्ड। इन माय ओपिनियन हमें फर्क डालना चाहिए एसेंशियल एक्टिविटी में और नॉन एसेंशियल एक्टिविटी में। Exactly. रोजी रोटी की चीज है जो आप हमें जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी इसमें जिसमें मेनली एंटरटेनमेंट आता है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे वो हॉलिडे होम्स हैं, चाहे वो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ 50% या उससे थोड़ा कम अलाउ करना चाहिए। क्या किसको नहीं मालूम था जब इतनी कारें यहाँ से जा रही थी, सोशल मीडिया में पता नहीं था क्या? वो अभी भी वो बंद नहीं हुआ है। बाय द वे इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड उसको हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को थोड़ी सख्ती करके पालन करवाना चाहिए, जिससे मिनिमम एंटरटेनमेंट एक्टिविटी भी चलती रहे, कि जिंदगी में खलील भी ना आए, खलील भी ना आए, डिप्रेशन भी ना आए, और एट द सेम टाइम हम अननेसेसरी एक दूसरी जो लहर जिसका डर बहुत ज्यादा है, व्यूअर्स हैं, जो डर है वो कोई इमेजिनरी नहीं है, वो कोई सोच का नहीं है, वो एक्चुअल है। अगर ये लहर आएगी तो ये इसका जो वायरस है डेल्टा प्लस, इट इज फार मोर इन्फेक्शियस, इट इज फार मोर लीथल। वो कितना आएगा हम बता तो नहीं सकते, लेकिन आएगा तो बहुत बढ़िया आएगा। इसलिए हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि जहां जो कंट्रीब्यूट कर सके वो कंट्रीब्यूट जरूर करे, वेदर इट इज पॉलिटिकल पार्टीज और इट इज गवर्नमेंट्स और इट इज एनजीओज, इट हैज टू बी ए कंबाइंड टास्क। एक दूसरे पे लांछन लगा के हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा जो नरसंहार हो सकता है पोटेंशियल सेकंड लहर में, उससे हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं। वो हमारा एक कंबाइंड नेशनल टास्क होना चाहिए कि हमें तीसरी लहर से बचना है। बिल्कुल। राहुल जी, क्या ये सरकार के लिए पॉसिबल था? क्या जिस तरह से डॉक्टर नरेश चावला ने कहा कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल कैटेगराइज किया जाना चाहिए था, ताकि ऐसी तस्वीरें आती ही नहीं, लोग इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचते ही नहीं? ये एकदम आसानी से संभव था। मैंने भी कहा कि ये एकदम हम लोगों को दिख रहा था अपने आंखों से। हम जो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं एकदम नजर आ रहा था। आजकल तो चीजें छुपी हुई नहीं होती हैं। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं वो पता ही नहीं चला, तो ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही साथ अभी खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि भाई 40 करोड़ के लगभग आप लगा चुके हैं। देखिए लक्ष्य क्या है, 21 जून को जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य ये है कि इस साल तक हम एक तरह से कम जो है कि 100 करोड़ लोगों को लगाएंगे। 100 करोड़ लोगों को लगाएंगे डबल डोज में, तो आपके कम से कम 200 करोड़ जो है कि आपको लगाने हैं दिसंबर तक में। सरकार का ही लक्ष्य। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का जो बयान है, उनके बयान में उन्होंने खुद ही कहा है कि प्रत्येक दिन 97 लाख लगना चाहिए। मैं कह रहा हूं चलिए 97 लाख नहीं भी लग रहा है, लेकिन कम से कम आपको ऑन एन एवरेज आपको 80 लाख लगाना पड़ेगा। दूर जाने की क्या जरूरत है? दिल्ली एनसीआर में ही हमने अपने आंखों से देखा है, बहुत सारे जगहों पे जो है कि वैक्सीनेशन सेंटर थे वो वैक्सीन के कमी के कारण बंद हो गए। ये तो चिराग तले अंधेरे दिल्ली एनसीआर की स्थिति बता रहा हूं। देश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं इस समय। तो इसलिए वैक्सीनेशन की गति में है समस्या। समस्या को स्वीकार कीजिए और उसको दूर कीजिए, यही निदान है इसका। डॉक्टर सुधीर, क्या कहेंगे इस पर आप? वैक्सीनेशन की जो कमी की बात बार बार सामने आ रही है, कैसे उसमें सुधार हो सकता है? और एकमात्र ब्रह्मास्त्र यही नजर आता है वैक्सीनेशन का, तभी लोगों को तीसरी लहर से और कोरोना के तमाम दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। ऐसे में ये कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई, क्या है असल हकीकत? डॉक्टर सुधीर, आपके हिसाब से। केवल अपने उत्तर प्रदेश में 5 से 3 चिकित्सा बढ़ने की टीकाकरण नीति के बारे में बता सकता हूँ। हमारे
हमारे यहाँ पर लगातार ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। लगातार ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये सफलतापूर्वक अभी चलाया जा रहा है, पर निसंदेह जिस प्रकार से आंकड़े हैं या अभी जितने भी हमारे स्पीकर्स इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो निसंदेह इसकी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह गति किस प्रकार बढ़ाई जाएगी यह निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा, पर निश्चित रूप से इसकी गति को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, निश्चित तौर पर इस तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे में डॉक्टर सुधीर, आपका मैं फाइनल कमेंट भी साथ ही में लेना चाहूंगी। क्या कहिएगा, फिलहाल हिल स्टेशंस पर लोग ना पहुंचे, और अगर अभी भी किसी के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी हेजिटेशन है उसे रिमूव किया जा सके, ताकि लोगों को यह समझ में आ सके कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन और बचाव, केवल ये दो एकमात्र तरीके हैं, केवल यही दो प्रोसीजर्स अपनाए जाने चाहिए। क्या कहेंगे सर जाते जाते? इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशंस में इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं। काफ़ी सालों के बाद, लगभग 100 साल के बाद में हमारा जो पूरा विश्व है इस प्रकार की वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है। जहाँ तक जैसे भी आप सब लोगों ने हिल स्टेशन की बात की है, ऑनलाइन फूडिंग खोल रखी है, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, इन्हें चलने दीजिए। और साथ में जो होटल के चेक इन की है उसकी पॉलिसी बहुत आराम से ऐसी बनाई जा सकती है कि जब तक ऑफिशियल रीजन ना हो तब तक किसी को भी चेक इन ना होने दें। जब चेक इन की फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं होगी, भीड़ अपने आप से वहां पर कम हो जाएगी। उसमें मतलब बहुत छोटा सा प्रोसेस है, जितने भी होटल्स हैं उनमें साफ कर दिया जाए बगैर ऑफिशियल रीजन्स के किसी को भी चेक इन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यह करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। जहां तक रेस्टोरेंट के और होटल्स के घाटा दूर करने की बात है, तो वहां पे हम लोगों ने रेस्टोरेंट पहले से ही चला ही रखे हैं कि 50% कैपेसिटी से रेस्टोरेंट चलाएं, ऑनलाइन फूड सर्विस अपनी जारी रखें। इस प्रकार से उनका एक अपनी होटल इंडस्ट्री का एक छोटा मोटा काम उनका चल सकता है। और साथ ही ऑफिशियल पर्पज से भी बहुत से लोग होटल में चेक इन करते हैं, इससे उनके अकोमोडेशन की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और हमारे पास में जो अननेसेसरी जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जब चेक इन फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो डिस्करेज होंगे और वहां पर इस प्रकार का आवागमन बंद हो जाएगा। ये तो अभी केवल ये हिल स्टेशन और सबके बारे में जानकारी थी। और जैसा आपने बताया शिल्पा जी, केवल वैक्सीनेशन और साथ ही साथ जो कोविड का स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है, यही दो उपाय हैं जो हमें, चाहे वो तीसरी लहर हो या हमें आगे जो तीसरी लहर अगर आ भी गई तो उसको नियंत्रण करने में भी केवल यही उपाय काम आएंगे। इसके अतिरिक्त फिलहाल हम लोगों के पास में टीकाकरण और साथ ही साथ इस प्रकार के बचाव के तरीके के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुधीर, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपके पास आऊंगी। ये जो डॉक्टर सुधीर ने अभी तमाम फैक्टर्स गिनवाए हैं, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद वाजिब। ऐसे में अगर सरकार इन चीजों को ध्यान में रखती तो संभवतः इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। प्रतिरोध कैदी अभी भी आंकड़ा संक्रमण का है, जो सरकारी आंकड़े हैं, हालांकि उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, सबको पता है। बावजूद जो है हम मानते हैं कि अभी भी हमें पूरी तरह से एसओपी का पालन करना चाहिए। हर एक जागरूक नागरिक को एक से दूसरे की जिंदगी भी इसमें जुड़ी हुई है, ये क्रमबद्ध श्रृंखला है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार के पक्ष में भी, सरकार जो एक कहावत है ना कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, तो अपने पार्ट पे तो सरकार काम कर नहीं पा रही है, तो ये छोटे छोटे इशू भी कहीं न कहीं उठाने का प्रयास कर रही है, जिस पर की कार्रवाई सरकार कर सकती है। नैनीताल और मसूरी कहाँ है, किस राज्य में है? भाजपा की सरकार है। शिमला कहाँ है? भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो विसंगतियां हुई है, किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 2-3 सुझाव मैं देना चाहूंगा सकारात्मक। बिल्कुल। पहली बात की जीनोम सीक्वेंसिंग का एक प्रावधान है। सब डॉक्टर्स लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा आइडिया है कैसे वेरिएंट बदल रहा है, तो उस पर क्या रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि उसके जो हेड कर रहे थे वो उनको रिजाइन करना पड़ा सरकार के हस्तक्षेप के कारण। और उन्होंने बताया कि कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं थी, पारदर्शी नहीं थी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग पर सरकार को काम करना चाहिए। दूसरा, चिकित्सा सुरक्षा कैसे लोगों की बढ़े, आधारभूत संरचना कैसे बढ़े, सरकार को ईमानदारी से उस पर प्रयास करना चाहिए। बाकी कहानियां बंद करनी चाहिए। तीसरी बात,
वैक्सीनेशन के बारे में पूरी चर्चा आपने कर ली, दोबारा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कैसे 40 लाख मात्र चल रहा है, उसको कैसे हम बढ़ाएं ताकि लोगों के जान की सुरक्षा उससे ज्यादा प्रभावित होगी। तीसरा, रोजी रोजगार सबसे बड़ा प्रश्न है, आर्थिक सुरक्षा कैसे लोगों को मिले, क्योंकि उसके कारण भी मजबूरी में लोग बाहर जाएंगे, उनको आप नहीं रोक पाएंगे यदि उनको रोजगार नहीं मिला और रोटी के लिए तरसते रहे तो। और अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है, सरकार का यह दायित्व बनता है कि कैसे उसको पूरी तरह लोगों के जीवन का रक्षा आर्थिक मोर्चे पर भी हो। और इसके लिए हम लोगों ने लगातार सुझाव दिए हैं, लोगों को पैसा दीजिए, थोड़ा वो कराइए जिससे कि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। थोड़े बहुत जो भी है अभी इस परिस्थितियों में ये सरकार पर निर्भर करता है। सरकार बाकी चीजों का आप मंथन छोड़ दे, चुनाव का चिंतन मंथन अभी जरूरी अभी भी है कि सिर्फ इस कोविड के महामारी से कैसे हम बचें और इनमें क्या क्या परिस्थितियां बनी है, जैसे लोगों की जान गई है, उसको कैसे हम पुनः जो है उस नॉर्मल माहौल तक जब तक आता नहीं है तब तक सरकार को ईमानदारी से इसी पर काम करना चाहिए, पक्ष विपक्ष सबको। ये कांग्रेस भाजपा का मामला नहीं है, देश का मामला है, आम लोगों के जीवन का मामला है। बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर अजय उपाध्याय। खेमचंद शर्मा जी, वेलकम करेंगे आप। 3 सुझाव भी उनकी तरफ से दिए गए हैं, क्या कहिएगा सर? कले में फंसी हुई है, खुद ही करते हैं, लेकिन कांग्रेस खुद ही कले में फंसी हुई है, खुद ही नेगेटिव राजनीति में फंसी हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो। ये देश के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारी सरकार लगातार देश के लिए काम कर रही है, लगातार देश हित में स्टेप्स ले रही है। रही बात वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन को हम आपने देखा किस तरीके से ग्रेजुअली इसको इंक्रीज किया गया है और 21 जून के बाद मेरा जो जानकारी है उसके अनुसार ऑन एन एवरेज 50 लाख के आसपास वैक्सीन लगी। सबसे तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, यूएस जैसी कंट्री से भी ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है और इनपुट जो भी है, जो रॉ मटेरियल है वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर के जो सिंसियर एफर्ट्स है उसकी वजह से प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद है अगस्त और सितंबर आते आते हम 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे। और जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम बड़े आराम से पा पाएंगे, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बहुत ज्यादा होने वाला है और मेरे को ऐसा लगता है कि उस दौरान 1 करोड़ पर डे से ज्यादा भी हमारे वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि अभी हमारी जो कैपेसिटी, अभी हमारा जो तंत्र है, अभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मैच्योर हो चुका है। हम पूरे देश में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, भंडारण भी कर सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। अब जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके हिसाब से वैक्सीन तुरंत स्टेट्स को पहुंचाई जा रही है। और आपको ये सब पता ही है कि फ्री में केंद्र सरकार ये वैक्सीनेशन स्टेट को प्रोवाइड कर रही है और जो फ्री में वैक्सीनेशन जो जुलाई में मिलने वाली है वो 12 करोड़ है। और उसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, कंपनीज हैं, वो भी अपनी वैक्सीन खरीदने वाले हैं। लगभग 16 करोड़ के आसपास वैक्सीन जुलाई मंथ में भी उपलब्ध होंगी और अगस्त में जो उसकी संख्या वो और काफी बढ़ जाएगी। मैं आपको पूरी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी और हम दिसंबर से पहले पूरे देश को, मतलब 18 साल से ऊपर वाले हमारे भाई बहन सबको वैक्सीनेट करवा चुके होंगे और उनकी जो संख्या है वो 94 to 95 लाख के आसपास है। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको वैक्सीन लगने वाली है, बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगेगी नहीं भिन्न कारणों की वजह से। और हमारी जो बहुत बड़ी संख्या है, जो बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है वो 18 साल से नीचे की, उनको वैक्सीनेशन जब तक 18 साल पे हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। हाँ, 18 साल वालों को भी या उनसे नीचे वालों को भी वैक्सीन लगे, उस पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 18 साल से नीचे वालों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी वैक्सीन जल्दी भारत में इंट्रोड्यूस होगी और हमारे बच्चों को भी सिक्योर करने का पूरा काम किया जाएगा। सरकार अपने फ्रंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें मोदी जी को अप्रिशिएट करना चाहिए, मोदी, ताकि उनका भी उत्साह बढ़े और ज्यादा वो गंभीरता से और ज्यादा तेजी से वो काम कर सके। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला, समस्या अब भी एक आ रही है कि अभी भी बहुत बड़ा तबका लोगों का ऐसा है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहा है या फिर अभी भी जिनके मन में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल है या झिझक है। और दोहरी चिंता ये, एक तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, ऊपर से घूमने फिरने के लिए पहाड़ों का रुख कर रही है, यानी कि तो वही स्थिति हो गई, आ बैल मुझे मार। शिल्पा तोमर जी, मैं 2 मोटे सुझाव दूंगा। इसमें कोई शक नहीं है, अभी भी लगवाने वाले बहुत हैं। पहले तो हम उनका कोटा पूरा करें, इसमें कोई शक नहीं है। वैक्सीन हेजिटेंसी कुछ जगहों पे है, लेकिन मेरे विचार में जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, ये वैक्सीन हेजिटेंसी हम डॉक्टर्स भी लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, हमारे लीडर्स भी एडवाइस कर रहे हैं और वक्त की मांग भी ये कहती है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वैक्सीन हेजिटेंसी, जो झिझक कुछ लोगों को है, वो वक्त के साथ साथ खत्म होती चली जाएगी। दूसरा, आज भी मेरा एक ही आग्रह है आम जनता को और हमारे देश की सरकार को अपील है, लेट इट बी डिसाइडेड
एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को फर्क जरूर डाला जाए, एसेंशियल एक्टिविटी जरूर कंटिन्यू की जाए और नॉन एसेंशियल पे जो अभी तक कोई सजाएं नहीं दी जाती कुछ ना कुछ दंड दिए जाएं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में कहीं ना कहीं जब तक हम हमारे देश में, हमारे देश के लोग कुछ ऐसे हैं और हर इंसान की प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है, जब तक दंड नहीं मिलता, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलती, लोग बात मानते नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कार्यक्रम को हमें और देर ना की जाए और ये कार्यक्रम हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए ताकि थर्ड वेव, मैं तो कहता हूं थर्ड वेव आए ही ना। ये हमारी विजुअल थिंकिंग नहीं है, हमारी तैयारी है। जब हम ये युद्ध स्तर पे कोई काम करते हैं तो हम ऐसा काम करते हैं कि सारी चीजें हम प्लग कर देंगे, लोगों को वैक्सीनेट भी कर देंगे, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल भी फॉलो करवा देंगे, तो जरूरी थोड़ा ना कि थर्ड वेव आनी है, वो शायद आएगी ही नहीं। तो ऐसी ना केवल हमारी सोच है, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए और हम सब मिलकर करेंगे तो कोई असंभव वाली बात नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने राहुल जी। वास्तविकता में तो हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि थर्ड वेव आने ही ना दी जाए। देखिए चावला साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई थर्ड वेव क्यों आएगा, जब हम आप असावधानी बरतेंगे, सरकार तैयारी नहीं करेगी तभी आएगी। कोरोना अपने आप तो आएगी नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी यही चीज कहा है कि वो अपने से नहीं आने वाला है, उसके लिए माध्यम और वहां हम ही लोग बनेंगे। देखिए मैं कोरोना के तीसरे वेव को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। चिंतित होने के दो कारण हैं। एक तो जो इस प्रकार के जो लापरवाह लोग हैं, जैसा कि आपने कहा भी कि वो टीका लगाने में भी लापरवाही बरत रहे हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में भी लापरवाही बरत रहे हैं। एक तो ये लोग हैं समस्या। दूसरी समस्या सरकार के पक्ष के तरफ में वाले में है कि अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ पे जिस तरह से चुनावी एक तरह से जो है कि वो उफान पे आएगा, तो वहां पे किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। हम लोगों ने नहीं देखा पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ, हम लोगों ने देखा नहीं। हमारे धार्मिक आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है। इन सब मामलों पे यानी कि सेकेंड वेव आने के जो कारण थे, उन कारणों के पीछे अब वो गलतियां फिर से ना दोहराई जाए, ना जनता की तरफ से दोहराई जाए, ना सरकार की तरफ से दोहराई जाए। दोनों को अपने अपने समीक्षा करने की आवश्यकता है कि गलतियों से अगर हम लोग सीख नहीं लिए, और इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो एक वक्ता ने कहा वो मैं सहमत हूं, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो कभी हमारी होनी ही नहीं चाहिए। आज से कुछ समय पहले तक हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड, इन तमाम चीजों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और आज हम उन सबों को छोड़ के जो है कि तीसरे वेव को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे ज्यादा लापरवाही कुछ भी नहीं होगी। इसलिए इस मोर्चे पे मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और लोगों से, दोनों से अपील करूंगा कि लोग अपनी जिम्मेवारी माने और सरकार भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके पहले से ही तैयार हो जाए कि उसमें पश्चिम बंगाल जैसी स्थितियां नहीं बने, ना तो रोड शो उस रूप में हो, अगर हो भी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, और अब तो इतनी सारी हम लोग टेक्नोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, ऑनलाइन रैली किया जाए या तमाम दूसरी तरह की चीजें की जाए। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका फाइनल कमेंट इस पर चाहूंगी, और इस पर भी जरा प्रकाश डालिएगा। जो अभी सुझाव राहुल जी देते नजर आए थे कि चुनाव करवाने भी अगर पड़े तो ऑनलाइन सुविधा हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था हो जानी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर सर, अगर तीसरी वेव से हमें हमारे देश को बचाना है तो? होगी आज देश की प्राथमिकता क्या है? देश की प्राथमिकता है इस महामारी के से जो जूझ रहा है पूरा देश, आर्थिक मोर्चे पर भी और शारीरिक और मानसिक मोर्चे पर भी। इससे हमें सरकार को भी, हम आपके जैसे लोगों को भी इसी पर आकर के आगे बात बढ़ानी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव, राजनीति, सियासत, सत्ता, ये सब बहुत मायने फिलहाल नहीं रखती है। जब देश सुरक्षित और आम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी रहेगी। ये बात हम लोग उस समय भी कहते रहे हैं, पिछले साल भर पहले से, जब बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव या बाकी राज्यों का चुनाव हुआ था। हमारी प्रतिनिधिमंडल भी मिलकर के और चुनाव आयोग को ये आगाह की थी और बजाते हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप इसका एक एसओपी बनाइए और उस एसओपी को सभी पार्टियों के लोग पूर्णतः पालन करें। लेकिन हुआ क्या, सबको पता है चुनाव आयोग किस तरह किसके चंगुल में है, किसके इशारों पे चलता है, सबको पता है किस तरह से कितनी रैलियां, भव्य रैलियां हुई पूरे देश में। मजबूरी में हम लोगों को भी जाना पड़ा, गलती हमारी भी थी। हम इसमें हम अपना पीठ खुद नहीं सत्ता पाते हैं। यदि हम नहीं जाते तो हमें कहा जाता कि आप भगौड़े हैं और आप नहीं है, या आपके पास वर्कर नहीं, आपके वो नहीं। तो मेरा कहना है कि चुनाव आयोग अभी से निर्धारित करें। मैं बहुत थोड़ा सा सहमत हूँ राहुल जी के इस बात से कि आज जरूरत है कि चुनाव को यदि होना ही है भविष्य में, तो अभी से ही उसकी सारी तैयारियां उसी दृष्टिकोण से करे सरकार। सरकार सिर्फ इस महामारी को नजरअंदाज न करे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या इस पर फाइनल होना चाहिए। फाइनल यही है कि आर्थिक मोर्चे पर लोग जो त्रस्त हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ सरकार की तरफ से ईमानदारी से मदद हो। वो पैकेजिंग जो चल रहा है और बड़े बड़े पैकेज दिए जा रहा है उससे नहीं चलेगा। जो छोटे छोटे एमएसपी है, एमएसएमई है और बाकी जो चीजें हैं। तीसरा वेरिएंट आने का है या तीसरी लहर आने की जो बात है,
उसके लिए अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर चिकित्सीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ईमानदारी से प्रयास करे सरकार। और अभी इस पर एक गंभीर चिंतन और मनन होना चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी भी। और ठीक है, और जो लोग लापरवाह हो रहे हैं उसके लिए हमें कहीं न कहीं कड़ाई के साथ पालन करना होगा, यदि जरूरत पड़े सख्ती दिखानी होगी, कड़ाई बरतनी होगी। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला, आपका फाइनल कमेंट सर। है हम सब देश के वासी भी जिम्मेवार हैं। हाँ। जो कोई भी इस दुनिया में हमारे देश में कुछ एक ओहदा रखता है वो अपनी भूमिका ठीक से निभाए। अगर यही वो कर लेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि थर्ड वेव हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके दर्शकों को मैं आश्वासन देना पसंद करूंगा, जितना मर्जी डर रहता है, अगर हम सब एकजुट मिलके अगर ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको एक दावे से बात कहूंगा कि हमारी थर्ड वेव इतनी खराब शायद नहीं होगी जितनी की सेकंड वेव थी, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब वैक्सीनेशन अच्छा होगा। प्लस वैक्सीन के साथ साथ लोग हम कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। और मेरे हिसाब से हर छोटी सरकार को, चाहे प्रशासन सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, थोड़ी सख्ती की जाए। राहुल जी, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल संभव है। देखिए, एक संकट है, आपदा के समय तो जंगल में जो है कि जानवर भी मिल जाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी जानवर सब एक हो जाते हैं, हम लोग तो इंसान हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए इस समय चाहे सरकार हो, लोग जनता हो, सामाजिक सोसाइटी हो, सबों को बिल्कुल एक साथ एक सूत्र में मिल जाना चाहिए। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो दूसरी लहर में हम लोगों ने जो त्रासदी देखी, हर दिन हम लोग देखते थे कि कोई अपना हम लोगों के खो जाते थे, ये न्यूज हम लोगों को हर दिन झेलना पड़ जा रहा था। वो भीषण संकट कभी ना आए, उसके लिए पूरी तरह से हम लोगों को कमर कस लेना चाहिए। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, कैसे आश्वस्त करेंगे? आपका फाइनल कमेंट, आप कैसे अपनी कमर कसते हुए? आपके टीवी के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम लापरवाही ना करें। कोविड के जो रूल्स हैं, जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करें और हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अगर पॉसिबल है तो हम वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। अगर हमारे रिश्तेदार या कोई भी जानने वाले ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और उसके दिमाग में कोई संशंका है तो उसको दूर करें। वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है और वैक्सीनेशन एक हमें सुरक्षा तथ्य प्रदान करती है और वैक्सीनेशन की स्पीड लगातार बढ़ रही है और देश इसी तरीके से सुरक्षित रह सकता है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, जब जरूरी नहीं तो घूमना क्यों? पहले जान बचाओ फिर घूमने जाओ, लेकिन उससे पहले कोरोना को खत्म हो जाने दो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक सरकार कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूती नहीं दी जा सकती है। जितनी जल्दी आप ये बात समझेंगे उतनी जल्दी ये लड़ाई और मजबूती के साथ लड़ी जा सकेगी, कोरोना को खत्म किया जा सकेगा। चलिए, इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।